क्या आपने सोचा है आपके फोन में जैसे 4 लेटर का या 4 नंबर का जो पिन होता है, तो वो कितने कॉम्बिनेशंस आप उसमें डाल सकते हो। तो ये सब जो चीज है ये आपको कौन सिखाता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूलाज से नहीं बनेगा, फॉर्मूलाज तो सिर्फ इसमें 3 या 4 ही हैं। ये चैप्टर बनेगा आपके अंडरस्टैंडिंग से, आपके समझदारी से। और मैं इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एनसीईआरटी वाला वर्जन आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी वाला वर्जन बोलने से, जैसे इस चैप्टर का बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल है जो जेई एडवांस आईआईटी ये सब के लिए है, पर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका जो सीबीएसई का सवाल है, जो सीबीएसई स्कूल्स में जो सवाल आएंगे वो सवाल आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के जो भी आसान से सवाल है वो सब बन जाएंगे। और एनसीईआरटी में भी हम लोग रिवाइज सिलेबस कर रहे हैं, जो जो सिलेबस इस साल या पिछले साल से हम लोग के साथ है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या भैया हमारे जेई के सवाल हमसे नहीं बनेंगे? अगर आपको कंसेप्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपसे सवाल बनेंगे। ठीक है, देखो अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ओवरऑल है क्या क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो 4 लेटर का आपको पिन है आपका, ठीक है, जिसमें से हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 3, वो बैग में आता था ना 0 से 9 वाला जो हम लोग पिन डालते थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें कितना ऑप्शंस है, इसमें 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 9, तो इसके पास कितने ऑप्शन हो गए, टोटल 10 ऑप्शंस हो गए। 1 से 9 तक तो 9 हो गए और 0 भी है तो इसलिए 10 ऑप्शन हो गए। ठीक है, दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शंस है, दूसरे वाले में भी वापस रिपीट कर सकते हैं तो इसके पास भी 10 ऑप्शंस है। तीसरे वाले में कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। चौथे वाले में कितना ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका टोटल कॉम्बिनेशंस जो बन सकता है वो कितना हो गया, 10,000। समझ में आया? तो अगर आप पासवर्ड फोन का भूल गए हो, अगर आप उसको करेक्ट करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो लास्ट पासवर्ड है वो कब मैच हो, 10,000th में मैच हो। ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का पढ़ने का मेन, ये हम लोग का मोटिव कि कैसे हम लोग अरेंजमेंट्स कॉम्बिनेशन ये सबको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप मेरे साथ बस 15 से 20 मिनट तक ये वीडियो में जुड़े रहिए, आराम से आपको ये चैप्टर आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि मान लो मैं आपको ये समझाता हूँ कि पहले आपको फैक्टोरियल का मतलब आना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको फैक्टोरियल आता होगा, अगर नहीं आता तो ये देख लो। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जो भी वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 2 1। ठीक है, वैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 2 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 into 1, अब आपको आता होगा 1 फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको याद रखना है, 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1। आपको बता भी चुका हूँ, बाइनोमियल थ्योरम डाल भी चुका हूँ। ठीक है, अब आपको 2 चीज आना चाहिए, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। पहले पूरा चैप्टर का मीनिंग समझ लो फिर काम करेंगे। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं NPR। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन आपको मीनिंग समझाऊंगा। सिलेक्शन का हम लोग लिखते हैं NCR। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, मुझे कमेंट भी आया था कि डिफरेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, क्वेश्चंस में पता नहीं चलता है, तो इसीलिए पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे आपके पास है 4 लिटिल वर्ड ROSE, रोज। ठीक है, अब रोज को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, अब सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे 11 जने का टीम बनाना है, आपके क्लास में 20 जने हैं, तो 20 में से जो 11 जने को हम लोग को सेलेक्ट करना है, क्या उसमें इससे फर्क पड़ेगा क्या कि पहले किसको सेलेक्ट किए फिर किसको सेलेक्ट किए फिर किसको सेलेक्ट किए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होता है सिलेक्शन। मैंने क्या बोला, 20 प्लेयर्स में से 11 सेलेक्ट करना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 20C11। इसको हम लोग लिखते हैं अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम। अब आप मीनिंग समझो। NPR का मतलब अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन R एट अ टाइम।
इसको हम लोग बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। इसका मतलब मान लो हमारे पास 4 लेटर का वर्ड दिया हुआ है, हम लोग इसको चारों को अरेंज करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम। अगर मुझे सिर्फ 3-3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3-3 लेटर का, तो अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट में से 3 लेना है, टेकन 3 एट अ टाइम। ROS भी हो सकता है, OSE भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4P3। मान लो अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2-2 लेटर का कितना वर्ड बना सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब जैसे 4P4 में क्या आ जाएगा, ROSE और OSER, ये सब जो भी है वो सब किस में आ जाएगा, NPR में। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें से हम लोग को इतना सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, इसमें से सिर्फ कितना सेलेक्ट करना है, 11। भैया अब NPR NCR इसका फॉर्मूला भी हमको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, क्या करें। ठीक है, ये आपको मैं बस मोटा मोटी कंसेप्ट समझा रहा था, अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर्मूला से, क्वेश्चन से कैसे इस सबको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये समझो कि अरेंजमेंट और ये हो गया सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता है, मैं आपको अब अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन को बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मूला आप ये देखो, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल हमने पढ़ा, डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे 4P4 था, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 0 का फैक्टोरियल 1, 4 3 12, 12 24, तो ये वैल्यू सीधा हम लोग को दे देता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा याद हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, अब देखो इससे क्या जादू होता है। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया आपको परम्यूटेशन। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है कोई 6 लेटर वर्ड, 6 लेटर वर्ड से भी ज्यादा, मैं 4 लेटर वर्ड है, मान लो ROSE रोज। ठीक है, हमारे पास ये 4 लेटर है, इससे मैं कितना 4 लेटर वर्ड बना सकता हूँ, कितना अलग अलग 4 लेटर वर्ड बना सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले आप R लिखोगे, O लिखोगे, S लिखोगे, E लिखोगे, फिर आप बोलोगे नहीं कुछ और भी लिख सकते हैं, OSER, फिर आप बोलोगे कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इसको मैंने आपको क्या बोला, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4P4, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 24, तो हम लोग 4 लेटर वर्ड, ऐसा वर्ड कितना बना सकते हैं, 24। ठीक है, अब मैंने बोला कि अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर वर्ड्स टेकन 3 एट अ टाइम। 3 एट अ टाइम का मतलब इससे मुझे सिर्फ 3-3 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3, जैसे ROS। ठीक है, ORS, क्या भैया और E नहीं यूज करेंगे, E भी यूज कर सकते हो, लेकिन वर्ड कितने लेटर का होना चाहिए, 3 लेटर का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4P3, अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। 4 को अरेंज करना है, कितना लेना है एक बार में, 3। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, सेम ही हो जाएगा 24। समझ में आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। इसी को करने का एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल 3 टॉपिक हो गया, हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, समझो बहुत आसान, मान लो मेरे पास 2 शर्ट है और 3 पैंट है, तो ये 2 शर्ट और 3 पैंट को मैं कैसे पहन सकता हूँ, मेरे पास मैंने क्या बोला, 2 शर्ट है S1 S2। ठीक है, और मेरे पास 3 पैंट है, तो मेरे पास 3 पैंट है P1 P2 P3। तो हो सकता है पहले मैं फर्स्ट शर्ट पहनूं और कितना पैंट पहन लूं, P1 पहन लूं एक बार, ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। हो सकता है मैं शर्ट 2 पहन लूं, उसके साथ P1 पैंट पहनूं, P2 पैंट पहनूं, P3 पैंट पहनूं, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सेकंड शर्ट के साथ फर्स्ट पैंट, सेकंड शर्ट के साथ सेकंड पैंट, सेकंड के साथ थर्ड पैंट। क्या ये चीज क्लियर है।
तो 2 शर्ट और 3 पैंट के साथ मैं कितना कॉम्बिनेशन बना पा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम लोग फंडामेंटल काउंटिंग से कैसे करते हैं कि एक कोई इवेंट m वेज से अकर हो सकता है, m वेज से अकर हो सकता है। जैसे ये इवेंट शर्ट पहनना कितने तरीके से हो सकता था, 2 तरीके से। तो अगर ये 2 तरीके से हो सकता है, फॉलोइंग सेकेंड इवेंट शर्ट पहनना है और पैंट भी पहनना है, तो शर्ट 2 तरीके से पहने, पैंट कितने तरीके से पहन सकते हैं, 3 तरीके से। इफ फॉर अदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, ठीक है, यहाँ पे वो इवेंट कितना है, 3 तरीके से। तो द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर m इंटू n वेज। तो टोटल कितना तरीका से हम लोग ये शर्ट पैंट पहन सकते हैं, 6 तरीके से। टोटल कितना तरीका हो जाएगा, m इंटू n वेज, ठीक है। मान लो इसी में अगर हमारे पास 2 डिफरेंट कलर का टाई भी होता तो हम लोग कितने तरीके से तैयार हो सकते थे, 6 इंटू 2 12। क्या ये क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें अगर 3-4 इवेंट आपस में रिलेटेड है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, m इंटू n इंटू MNOP जितना भी रिलेटेड है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये क्लियर है? तो अब मैं आपको इससे वो रोज वाला क्वेश्चन भी बताता हूं कि रोज वाला क्वेश्चन हम फंडामेंटल लगा के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ROSE, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखो आप इसमें क्या करते हो, आप पहले बताते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो मैंने ये फिल इन ये गैप्स बना दिया, ठीक है। अब इसके पास कितना ऑप्शंस है, ROSE, मैं इसमें कोई भी 4 यूज कर सकता हूं, ठीक है। मान लो इसमें से मैंने O यूज कर लिया, कुछ भी एक तो यूज करना पड़ेगा। तो अब इसके पास कितना ऑप्शन बचा, 3 बचा, 3 ऑप्शन। मान लो इसमें से मैंने R यूज कर लिया। जब आप ये लिख देते हो मतलब आप कुछ एक यूज कर चुके हो, ठीक है। अगर इसमें से आपने मान लो R भी यूज कर लिया, कितना बचा इसके बाद, 2। मान लो P यूज कर, P तो है ही नहीं, मान लो ROE यूज कर लिया। अब क्या बचा इसके पास, जो भी बचा वो एक ही चीज बचा, क्या है वो, ROS। तो ये कितने तरीके से अरेंज हुआ, 4 3 12 12 2 24। ये आंसर कितना आ गया, 24। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिखते थे, 4P4, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम। भैया एक बार ये भी दिखा दो, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। 3 काम को करना है, ठीक है, 3 एट अ टाइम। तो फर्स्ट वाले के पास कितना ऑप्शन है, फर्स्ट वाले के पास ऑप्शन है आपका 4, ROSE, मान लो O यूज कर लिया। इसके पास कितना ऑप्शन है, बचा हुआ 3 ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। मान लो R यूज कर लिया या P यूज कर लिया, जो भी यूज कर लिया। इसके पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है इसके पास। ROE तो गया, अभी SE तो बाकी है। ऑप्शंस कितना है इसके पास, 2, ठीक है। मान लो S यूज कर लिया या जो भी यूज किया, लेकिन इसके पास ऑप्शन कितना था, 2, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 4 से 12 12 20, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग उससे लिखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो ऐसे। क्या ये क्लियर है भैया? अब कहाँ पे ये यूज करें, कहाँ पे ये यूज करें, ये कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, फंडामेंटल कहाँ यूज करें और ऐसा कहाँ यूज करें, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जहां पे ऐसा इजी क्वेश्चन आए डायरेक्ट, आपको देखो 2 जगह प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है, एक तो इसमें रिपीटेशन अगर नहीं है, देखो रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है तब हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है। या फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कब यूज करना है, कि अगर सिंपल क्वेश्चन है इसको तब यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखो, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। पहला, भैया कंफ्यूजन अभी भी है, अभी रहेगा, अभी 2 मिनट में कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मान लो, ठीक है, अब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे मैंने लिखा COMBINE कंबाइन 2 4 6 7, बताओ इससे हम लोग कितने तरीका क्वेश्चन का, देखो फाइंड नंबर ऑफ वर्ड ऑफ 2 4 6 7 7 लेटर्स, ठीक है, यूजिंग अबव वर्ड या लेटर्स ऑफ वर्ड, जो भी, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 टेकन 7 एट अ टाइम। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल।
तो अब से आप ये भी याद रख सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन n एट अ टाइम का आंसर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, जो जो चीज याद रखने का मैं वो वहां लिखते जाता हूँ। कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिखते जाता हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, ये कितना हो गया, n फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर बोलता कि फाइंड नंबर ऑफ वर्ड ऑफ 7 लेटर, है ना, वेयर रिपीटेशन कैन अकर, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो आप पी में मत जाओ। रिपीटेशन अगर अलाउड है तो आप ये समझो, इसको अगर फंडामेंटल से करते तो 7 लेटर वर्ड बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, सी फिर से यूज कर सकते हैं, तो इसके पास भी 7 ऑप्शन, 7 ऑप्शन 7 ऑप्शन 7 7 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या हो जाएगा आपका 7 का पावर 7, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, सी हर बार यूज कर सकते हो, सी हर बार यूज कर सकते हो। तो जहां रिपीटेशन अलाउड है वहां एनपीआर में तो जाना नहीं है। जहां रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन अलाउड, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता देता हूं, यूज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखना है तो रख सकते हो, n का पावर n या n का पावर r, टेकन r एट अ टाइम। अगर मुझे 6 लेटर वर्ड बनाना होता, अगर मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना तो 7 7 7, तो ये क्या हो जाता, 7 का पावर 4, मतलब n का पावर r। अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, और जहां पे रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे लिख दूं, इफ रिपीटेशन अलाउड इक्वल्स टू n का पावर n। ठीक है, ये हो गया बात। इसी में अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम इज इक्वल्स टू, ये किसके लिए था, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये किसके लिए था, रिपीटेशन नॉट अलाउड टेकन r एट अ टाइम, ये क्या हो जाएगा, NPR, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, और अगर रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन अलाउड, तो ये क्या हो जाएगा, n का पावर r। क्या ये क्लियर है? ये इतना हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, डायरेक्टली लिख लो n फैक्टोरियल। इफ रिपीटेशन अलाउड, n का पावर n, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, NPR, इफ रिपीटेशन अलाउड, n का पावर r। ठीक है, तो इससे लेटर्स का क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इससे ये वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब ये पूछता है कि कितना 5 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, n ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कोई भी दिक्कत नहीं। तो जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहां तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, ये 0 आया मान लो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, क्वेश्चन क्या है, 5 डिजिट नंबर। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? अगर 5 डिजिट नंबर है, यहाँ 0 आ गया, तो क्या ये 5 डिजिट नंबर रहेगा? नहीं, ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 5 डिजिट नंबर नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब आगे क्या नहीं आ सकता, आगे 0 नहीं आ सकता। तो उस केस में, ऐसा केसेस में आप फंडामेंटल में ही सही करो, परमुटेशन को भूल जाओ। तो फर्स्ट वाले के पास कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, ऊपर रख लिया करो ऑप्शंस को। मान लो इसमें मैंने 3 चूज कर लिया, कुछ भी चूज कर लिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, लेकिन ऑप्शंस कितना बचा? अब इसके पास कितना ऑप्शन बचा है? इसके पास ऑप्शन बचा है ये और 0 भी ऑप्शन है, तो इसके पास ऑप्शन बचा है फिर से 4। ठीक है, अब इसके पास 3, अब इसके पास 2, अब इसके पास 1, 2 4 5, अब इसके पास 2। क्या ये क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 into 4 3 2 1। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप किससे करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
तो पहला ये टाइप का प्रॉब्लम आता है जिसमें 0 हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा टाइप का प्रॉब्लम कैसे आता है कि मान लो मैंने दिया 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही दे देता हूं। इसमें से प्रॉब्लम ये आता है, चलो 5 6, कि कितना इवन डिजिट्स इसमें से बना सकते हैं। क्या बनाना है? इवन डिजिट। 1 2 3 4 5 6, कितना 6 डिजिट का इवन नंबर हम लोग बना सकते हैं। इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर का कंडीशन क्या है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में सिर्फ इवन टर्म्स आना चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। तो लास्ट वाले के पास कितना ऑप्शंस है? 3। क्या यहाँ कुछ और आ सकता है 2 4 6 को छोड़ के? तब ये डिजिट इवन नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग को इवन बनाना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 4 या 6। मान लो मैंने 2 ले लिया या जो भी ले लिया, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो यहाँ पे मैंने 2 यूज कर लिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लो 2 चला गया, 1 2 3 4 5, 5 4 3 2, तो टोटल इवन डिजिट्स कितना बन सकता है? इतना। क्या ये क्लियर है? तो डिजिट वाले क्वेश्चंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या यूज करो? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का बेसिक्स। इसमें आपको जैसे एक फंसाता कहां पे है कि मान लो एक क्वेश्चन है कि हम लोग के पास 4 फ्लैग्स है, ठीक है, 4 फ्लैग्स है अलग अलग कलर के। इसमें से हम लोग को सिग्नल बनाना है, 2 फ्लैग 3 फ्लैग 4 फ्लैग कितना भी यूज करके। तो क्वेश्चन है मान लो फाइंड नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स यूज करके सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल 2 फ्लैग 2 बना दो। पहला वाले के पास कितना ऑप्शन है? 4, 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, 4। दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शन है? 3। तो ये आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? 12। या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि फाइंड नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग, कहीं पे भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आपको दिख गया, वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान होना है। क्या होना है? सावधान। एटलीस्ट का मतलब कि आप कम से कम 2 फ्लैग यूज करना है आपको सिग्नल बनाने के लिए। तो आप 2 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हो, आप 3 फ्लैग से भी सिग्नल बना सकते हो, और आप 4 फ्लैग यूज करके भी सिग्नल बना सकते हो, क्योंकि इसने बोला एटलीस्ट 2 फ्लैग। मेक सिग्नल बाय यूजिंग कम से कम 2 फ्लैग। तो इसका मतलब 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं और 4 भी यूज कर सकते हैं। तो जब 2 फ्लैग यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, क्योंकि सब अलग है, 4 डिफरेंट फ्लैग्स। अगर 3 फ्लैग है, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। चारों फ्लैग है, अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम या 4 फैक्टोरियल। अब हमको क्या करना है? इन तीनों का क्या कर देना है? सम। भैया अभी आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बता रहे थे, देखो मल्टीप्लाई कब करना है और सम कब करना है। ये तीनों केसेस आपस में रिलेटेड नहीं है, दिस फॉलोड बाय दिस नहीं है। मान लो 2 फ्लैग चूज करना था, एक फ्लैग चूज किए 4 ऑप्शन, दूसरा फ्लैग चूज किए 3 ऑप्शन, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। एक फ्लैग चूज कर लिए तो वो हट गया, बाकी 3 बचा, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। लेकिन 2 फ्लैग का टोटल इतना केस है, 3 फ्लैग का टोटल इतना केस है, 4 फ्लैग का टोटल इतना केस है। तो क्या ये दोनों तीनों आपस से वैसे रिलेटेड है? नहीं, ये तीनों अलग अलग केसेस है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो उस सबको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4p2 प्लस 4p3 प्लस 4p4। अब काफी बच्चों का डाउट, भैया इसमें ऐसे छोड़ सकते हैं क्या कि सॉल्व करना एग्जाम में पूरा? देखो पहला चीज अगर आसान है तो सॉल्व कर लो, दूसरा चीज अपने टीचर से पूछ लो कि सर स्कूल में आपको क्या चाहिए, मतलब पूरा सॉल्व करके दे या क्या, डिपेंड करता है टीचर्स पे भी, ठीक है। लेकिन अगर आसान है तो आराम से सॉल्व कर दो, ठीक है। लेकिन ये सही होगा तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलता है। क्या ये समझ में आया? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐड करना है, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन, है ना। तो एटलीस्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं एक दूसरा टॉपिक पे, अरेंजमेंट ऑफ n objects where
P, Q, R elements repeats। समझो, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। मान लो मैंने लिखा एप्पल, APPLE, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इसका अरेंजमेंट बताओ, तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल। ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि इसमें दो P क्या हो रहा है आपस में, दो P आपस में क्या हो रहा है, रिपीट। तो जब भी कोई लेटर आपस में रिपीट होता है तो उसका रिपीटेशन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो उसका रिपीटेशन हम लोग कैसे कर सकते, हटा सकते हैं, डिवाइड में उसी का फैक्टोरियल करके। जैसे एप्पल था, ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एन एट अ टाइम डिवाइड बाय जो भी रिपीट कर रहा है वो। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, जो जो रिपीट हो रहा है बस उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। इसका डेरिवेशन भी है पर उतना काम का नहीं है, आप और कंफ्यूज हो गए। जैसे मैंने आपको बोला, मान लो जिसमें दो आए, मान लो मैथमेटिक्स, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4 6 8 10 11, तो आपने लिखा 11 फैक्टोरियल। क्या ये आंसर है? नहीं। जो जो रिपीट कर रहा है आप लिख लो M, 2 बार रिपीट कर रहा है। A कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2। आप देख लो T 1 2। आप देख लो और कोई रिपीट कर रहा है, H नहीं कर रहा है, E नहीं कर रहा है, I C S नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जिसका रिपीटेशन होता है उसका रिपीटेशन को हम लोग को क्या करना होता है, हटाना होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ n objects where 3 alike objects are there या m, n alike objects are there, तो उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, where p, q alike objects are there, तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया q r alike objects, r alike objects। भैया इसमें NPR कुछ नहीं, NPR कब लगाना है, सिर्फ एकदम सिंपल, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन नॉट अलाउड, एकदम क्लियर, ठीक है, ये एकदम क्लियर। तो क्या भैया इतना इजी सवाल आएगा एग्जाम में? इसी को थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, डिफिकल्ट। मान लो मैंने बोला इंडिया, ठीक है। अरेंजमेंट अगर बताना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एकदम आसान। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। फंस गए, फंस गए। कभी भी कोई टुगेदर वाला क्वेश्चन आए तो उसको करने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, बॉक्स मेथड। हम लोग क्या यूज करेंगे, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो जो आपको साथ में रखना है, वॉवेल्स को आपको साथ में रखना है, तो उसको आप एक डब्बे में डाल दो, सारे वॉवेल्स को आप एक डब्बे में डाल दो, ठीक है। जैसे इसमें वॉवेल्स क्या क्या थे, आई आई ए, तो आई आई ए को हमने क्या किया, एक डब्बे में डाल दिया, आई आई ए। बचा हमारे पास क्या, एन और डी। इसका मतलब अगर ये बॉक्स को ही मैं एक एलिमेंट मानूं, ये मेरे लिए एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट टोटल 3 एलिमेंट बॉक्स में लिए अगर एक एलिमेंट है तो बॉक्स को मैं एक बार ऐसा रख सकता हूं, एन आई आई ए और डी। एक बार मैं ऐसे रख सकता हूं बॉक्स आगे आई आई ए और एन डी। एक बार मैं ऐसे कर सकता हूं एन डी और बॉक्स को पीछे रख सकता हूं, ठीक है। और भी 3 पॉसिबिलिटी है लेकिन ऐसे चलते हैं, ये हो सकता है। इसमें वॉवेल साथ में है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आपने लिखा, ठीक है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, आपने लिखा कि एन आई आई ए डी वॉवेल साथ में है, तो आप मुझे बताओ अगर इसके करस्पॉन्डिंग में ये लिख दूं एन, ठीक है, ए आई आई डी, क्या इसमें वॉवेल साथ में नहीं है? इसमें भी वॉवेल साथ में है। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग में और कुछ लिख दूं,
तो उसमें भी वॉवेल साथ में है। ठीक है, तो पहले आप ये समझो कि बॉक्स मेथड में क्या बोलते हैं हम लोग। तो बॉक्स मेथड में पहले हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल अरेंजमेंट। एक्सटर्नल अरेंजमेंट का मतलब जो भी बाहर के लेटर्स हैं उसको हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एक्सटर्नल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 1 2 3। क्या कोई रिपीटेशन है? नहीं, 3 एलिमेंट है सिर्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग आगे इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स, इंटरनल अरेंजमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो डब्बा है इसमें भी एलिमेंट्स आपस में अरेंज हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। इसका पोजीशन ये फिक्स्ड है, मान लो यहाँ अरेंज हो जाएगा, यहाँ अरेंज हो जाएगा, वहां अरेंज हो जाएगा। तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 3 लेटर है 3 फैक्टोरियल, 2 रिपीट कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल। तो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और ये आपस में फॉलो हो रहा है, एक बार यहाँ आया इसका बहुत सारा केसेस, एक बार यहाँ आया इसका बहुत सारा केसेस, एक बार यहाँ आया इसका बहुत सारा केसेस। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब जो भी चीज आपको एक साथ रखना है उसको एक डब्बे में डाल दो, डाल दिए, उसको एक एलिमेंट का काउंट करो। तो आई को मैंने एक एलिमेंट काउंट किया 1, तो अब टोटल एलिमेंट कितना हो गया मेरे पास? 1 2 3। टोटल एलिमेंट कितना अरेंज करना है? 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने एक्सटर्नल क्यों बोला? क्योंकि मैं आई को इंटरनल बोलूंगा, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। क्या अब आई आपस में अरेंज हो सकता है? हो सकता है। इंटरनल अरेंजमेंट का तरीका कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्या ये क्लियर है? यहाँ पे सारा वॉवेल्स टुगेदर है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का हाई चांस होता है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन इससे सिखाता हूँ, ठीक है, आपको और क्लियर होगा। क्या ये क्लियर है? इसको मिटा दो, इसको आप मिटा सकते हैं, इतना ही है परमुटेशन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में तो और भी कुछ नहीं है। मान लो मैंने लिख दिया सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NCR। बस इतना ही है, इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये आप नोट कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं। और इतना आप कर लोगे तो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन आपको फिर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक है, हम लोग कितना टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ टुगेदर वाला क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो मुझे वही मैथमेटिक्स मुझे करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले वॉवेल्स का लिस्ट निकालोगे। ठीक है, वॉवेल्स का आप लिस्ट निकालो। पहले तो ये M है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट कर लो, ये अलग अलग कर लो। कॉन्सोनेंट M 2 था, वॉवेल A 2 है, P 2 है, H 1 है, E 1 है, मैथ ये हो गया, 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 ICS I 1 है, C और S 1 गिन लिया करो, 2 4 6 7 9 11। ठीक है, अब मैं देखो सारे वॉवेल्स को क्या करो? एक डब्बे में डाल, एक डब्बे में डाल दो। Where all vowels are together। अब देखो, अब एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 4 5 6 7 1 8। इसको एज अ 1 एलिमेंट काउंट करना है। तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन है, हाँ है, ये और ये रिपीट हो रहा है, तो बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या वॉवेल्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं? हो सकते हैं। इंटरनल अरेंजमेंट 2 3 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन वाला चीज तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, कहीं भी रिपीटेशन है तो ये फॉर्मूला तो आपको लगाना ही है। अब मुझे बताओ टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? टोटल अरेंजमेंट आपका हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, वेयर ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। क्या कोई डाउट है? ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वेयर ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। अब कंफ्यूज मत होना, ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स का अरेंजमेंट बताओ जहां पे सारे वॉवेल्स कभी भी साथ में ना आए। ठीक है, मान लो तुम 10 बार कॉइन टॉस किए, ठीक है,
अगर क्वेश्चन है कि कितना हेड आ रहा है, तुमने एक बार देख लिया, चलो 3 हेड आया, ठीक है, तुमने क्या बोला 3 हेड, बोला कि कितना ऐसा है जिसमें हेड ना आए, तो क्या हो जाएगा 10 बार टोटल टॉस किया, 3 बार हेड आया, तो हेड कितनी बार नहीं आया 7 बार, तो वॉवेल्स कितनी बार नहीं आया टोटल माइनस जितनी बार आया, जैसे 10 माइनस 3, 10 बार टॉस किए, 3 बार आया, तो कितनी बार नहीं आया 7 बार, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, वेयर ऑल वर्ड्स आर नेवर टुगेदर, टू टोटल माइनस वॉवेल्स आर टुगेदर, वेयर वॉवेल्स आर टुगेदर। अब इसमें टोटल कैसे निकालेंगे भैया, टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल अरेंजमेंट आपको आता है, निकाले थे 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, इसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कोई डाउट है, टोटल अरेंजमेंट माइनस वॉवेल्स टुगेदर इक्वल्स टू वॉवेल नेवर टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट 11 लेटर है, 2 2 रिपीट कर रहा है, 2 2 2 रिपीट कर रहा है। अरेंजमेंट वेयर वॉवेल्स आर टुगेदर, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, इसको एक एलिमेंट मान लो, 2 4 5 6 7 8 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इंटरनल अरेंजमेंट ये हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट ये हो गया आपका, टोटल अरेंजमेंट वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। और ये आप करके क्या ये क्लियर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का 99% चांस रहता है, चाहे कोई भी स्कूल में कैसा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आने का चांस होता है भैया। मैथमेटिक्स हो सकता है मैथमेटिक्स नहीं आए, मिसिसिपी आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपके पेपर में कुछ भी आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने का एग्जाम में चांस होता है। क्या भैया वॉवेल्स के लिए था क्या ये किसी के लिए भी था, मान लो मैंने लिखा, वही इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है, इंडिया। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल आईज आर टुगेदर, आई आर ऑलवेज टुगेदर, तो आप आई को अलग कर लो, टुगेदर मतलब एक डब्बा में डाल दो, ठीक है। बचा क्या, एन डी ए, 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे, एक एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। एक्सटर्नल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। इंटरनल अरेंजमेंट कुछ है क्या, आई को रिवर्स कर दोगे तो कुछ होगा क्या, नहीं, फॉर्मूला से जाओगे तो देख लो, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इनटू 1। डब्बे में डालने का मतलब समझो, जैसे मैं अरेंज करना चालू किया, ए एन डी, आई को मैं एक डब्बे को अरेंज कर रहा हूँ, डब्बा मेरे लिए एक एलिमेंट है, मान लो डब्बा, एन डी मान लो डब्बा, मतलब डब्बा को मैं एक एलिमेंट काउंट कर रहा हूँ, तो जिसको भी साथ में रखना है उसको डब्बे में डालो, उसको एक एलिमेंट काउंट करो, क्या काउंट करोगे एक एलिमेंट, फिर अपना अरेंजमेंट एक्सटर्नल अरेंजमेंट करो जैसे आप करते हो, बाकी जो रिपीट हो रहा है उसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। फिर डब्बे के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट, अगर सेम है तब तो 1 ही है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर है तो उसका भी अरेंजमेंट लिखेंगे प्रॉपर, और ये दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। नेवर टुगेदर को क्या करेंगे आप, आईज नेवर टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर, ठीक है, ऑल आईज नेवर टुगेदर, तो टोटल माइनस टुगेदर, टोटल क्या है आपका 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2, 2 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर वाला क्या है 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ पे परमुटेशन आपका हो जाएगा खत्म। परमुटेशन में आपको इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है ना। वैसे डिक्शनरी वाला भी सवाल है, डिक्शनरी वाला सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट करना, तो कमेंट करना, तो मैं आपको उसमें भी बताऊंगा, वरना डिक्शनरी वाला सवाल भी बहुत आसान है। मैं तो डिक्शनरी वाला सवाल मैं आपको टाइम से बता देता हूँ, जैसे डिक्शनरी वाला सवाल में आपको मैं 1 मिनट बता देता हूँ। मान लो मैंने लिया ए पी, चलो इंडिया ही ले लेते हैं, ये आप इंडिया बहुत लेते हो क्योंकि इजी है ना, इजी है। देखो अब इसने बोला कि अगर इसको डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो ये बताओ कि एन से जो वर्ड चालू होगा वो कितने पोजीशन में आएगा। तो हमने बोला कि अच्छा डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो पहला तो ए आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फर्स्ट लेटर ये होगा, समझ में आया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
तो जितना ए से अरेंज हो सकता है वर्ड पहले वो सब अरेंज होगा। तो ए से अरेंज होने वाला वर्ड कितना है, तो ए तो फिक्स्ड हो गया क्योंकि फर्स्ट में ए आएगा। इसको अरेंज करने का तरीका 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल बाय रिपीट हो रहा है आई 2 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ए से टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 12 वर्ड्स। तो 12वां वर्ड क्या होगा, ए उल्टा एन आएगा फिर आई आएगा फिर डी आएगा। क्या क्लियर है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा और एग्जाम में ऐसा ही पूछता है कि 13th वर्ड व्हाट विल बी द 13th वर्ड, तो आप बताओगे कि 13th वर्ड क्या होगा, 12वां वर्ड तो चला गया, 13th वर्ड आएगा ए के बाद क्या आता है डी, डी के बाद फर्स्ट क्या आएगा ए आई, ये होगा आपका 13th वर्ड। ठीक है। एग्जाम में हमको पूछा है कि कौन सा से पूछा था, एग्जाम में हमको पूछा है कि मान लो एन से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड है ना, कौन सा नंबर पे आएगा। तो आप डी के साथ रहते हुए इसको अरेंज करो, इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 12। तो डी वाला भी कितना बनेगा 12 वर्ड्स। क्या ये क्लियर है। तो इसका मतलब 24th वर्ड क्या हो जाएगा आपका डी आएगा एन आई ए। अब एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज 25th वर्ड, तो डी के बाद कौन आएगा, डी के बाद आई आएगा। तो आपका 25th वर्ड क्या हो जाएगा आई। ठीक है। आई के बाद ए डी आई एन 2 4 5। ठीक है। अब आई के साथ कितना अरेंज कर सकते हैं, ये कितना वर्ड है, ये आपका 1 2 3 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 24। तो आई से अरेंज करने वाला वर्ड टोटल कितना हो गया 24। तो 24 तो ये हम लोग का 48 वर्ड 48 तक वो चला जाएगा। 49th में क्या आएगा, आई का काम खत्म, आई के बाद एन ए डी आई, ये हो गया 49th वर्ड। एन वाला वर्ड जो पहला आएगा डिक्शनरी में वो क्या है 49th वर्ड। तो डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेट में करते हैं, अल्फाबेट में ये देखते हैं कि पहला वाला को फिक्स्ड कर दिया, अब कितना वर्ड बन सकता है वो, फिर हम देखते हैं कि अब सेकंड वाले का टर्न है कितना बन सकता है वो, फिर उसको फिक्स कर दिए है ना। अब थर्ड वाले के साथ देखेंगे, फोर्थ वाले के साथ देखेंगे, ये होता है डिक्शनरी प्रॉब्लम। ठीक है। ये आपका मतलब अच्छा प्रॉब्लम्स है ना, लेकिन आपका स्कूल लेवल में आने का चांस कौन सा रहता है, स्कूल लेवल में वही वॉवेल्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट टुगेदर, ये टुगेदर वो टुगेदर। पोजीशन वाला भी क्वेश्चन होता है, वैसे कि ये ऑड पोजीशंस में सिर्फ ये आए, इवन पोजीशन में सिर्फ ये आए, तो उस केस में आपको पोजीशन के हिसाब से करना होता है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में तो कॉम्बिनेशन में आपको समझना है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन, मान लो आप लोग जैसे 25 लोग हो, ठीक है 25 लोग, या फिर चलो आईपीएल के हिसाब से चलते हैं। मान लो आईपीएल में कितना टीम होता है, जो शुरू में आईपीएल होता था ना, तो शुरू में मान लो हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलती थी। मान लो टोटल 10 आईपीएल टीम्स थे शुरू में। ठीक है। 10 आईपीएल टीम का आपस में कितना मैचेस हम लोग करवा सकते हैं, तो हम लोग क्या लेंगे 10C2, 10 टीम में से दो दो का कितना कॉम्बिनेशन हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 10C2। ठीक है। तो 10C2 का मतलब क्या हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला आपको आना चाहिए n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 10C2 का मतलब 10 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, NPR में बस r भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5, 9 5 45। तो टोटल कितने मैचेस हो गए 10 आईपीएल टीम में 45 मैचेस। 45 मैचेस, एक मैच अगर खेलेंगे सब आपस में तो कितना मैच हो जाएगा 45। लेकिन अगर आपस में दो दो मैच खेलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ये तो मैं आपको ऐसे बस इंटरेस्टिंग के लिए बता रहा था। एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, देखो कैसा आसान क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है। 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है, बस काम खत्म। जैसे आपको एक कमेटी बनाना है। ठीक है। आपके क्लास में मान लो 20 गर्ल्स है और आपके क्लास में बॉयज है सिर्फ 5। ठीक है। आपकी क्लास में ये, ठीक है, ऐसा रेशियो। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को कमेटी बनाना है।
कमिटी, ठीक, कमिटी ऑफ हम लोग बनाना कमिटी ऑफ 5 पीपल। कितने का कमिटी बनाना है? 5 जने का, ठीक है, 5 जने का कमिटी बनाना है। तो 5 जने का कमिटी बनाना है, तो अगर रैंडमली बस 5 जना चूज करना है तो आप कैसे चूज करोगे? 25C5, ठीक है। अगर इसने बोला कमिटी ऑफ 5, ठीक है, वेयर 22 गर्ल्स, 25 वेयर 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। तो आप क्या करोगे? 3 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करना आउट ऑफ 20, तो आप इसको लोगे 20C3, ठीक है, 20 में से 3। और बॉयज आपको कितना सेलेक्ट करना है? 2, कितने में से? 5 में से, तो आप लिखोगे 5C2। तो ये हम लोग का हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेंबर, ठीक है। 20 लड़के में से 3 चूज करना है और 5 लड़के में से 2 चूज करना है। मान लो तीसरा, एटलीस्ट 2 बॉयज आर देयर, ठीक है, एटलीस्ट आ गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले देखो कि क्या क्या हो सकता है, कमिटी कैसे कैसे बन सकता है। कम से कम 2 बॉयज और 3 गर्ल हो सकते हैं। कम से कम 2 बॉयज, 3 बॉयज भी हो सकते हैं। 3 बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 2। कम से कम 2 बॉयज, तो इसका मतलब बॉयज 4 भी हो सकते हैं और बॉयज 5 भी हो सकते हैं। 4 बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितना? 1। 5 बॉयज होंगे तो गर्ल्स कितना? 0। अब आप देखो, इसमें आप लिखोगे सिलेक्शन ऑफ 2 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, 5C2 इनटू, ठीक है, 3 गर्ल्स फ्रॉम 20 गर्ल्स, 20C3। 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, 5C3, 20 में से 2 गर्ल्स, 5 में से 4 बॉयज, 20 में से 1 गर्ल, 5 में से पांचों बॉयज, गर्ल्स कितना? 0, ठीक है, या तो 20C0 लिख लो, ठीक है। आपको इसका वैल्यू से मैं आपको समझाता हूँ मीनिंग। देखो 5C5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल बाय 5, 5 का फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 20C0 1 होता है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट गया तो 1 आया, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। इसका वैल्यू कितना आया? 1। आप करके देखना, इसका वैल्यू कितना आया? 1। इसका मतलब 5 बॉयज थे आपके पास, 5 बॉयज में से पांचों बॉयज को सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो उसका कितना तरीका होगा? 1, इसलिए 1। समझ में आया? 5C4 इंटू 20C1, इसका मतलब आप देखो 5C4, 5C4 का वैल्यू था 5, 20C1 का वैल्यू था 20। 100 तरीके से आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। 100 तरीके से आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो कि 4 बॉयज, 5 में से 4 बॉयज सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसका तरीका हो गया 5C4। 20 में से 1 गर्ल सेलेक्ट करना है तो उसका तरीका हो गया 20C1। अब मीनिंग समझो, 20 क्या आया कि 20 में से आपको 1 गर्ल सेलेक्ट करना है। मान लो पहले किसी एक को सेलेक्ट किया, दूसरे को सेलेक्ट किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना ऑप्शन है आपके पास? 20 ऑप्शन, ठीक है। और आपको 5C4, 4 में से 5 में से आपको 4 बॉयज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो? 5 तरीके से। तो आपको ये बस मैं समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? ये, और इन सबको आप क्या कर दोगे? ऐड, ठीक है। अब आपका अच्छा समझ में आ रहा है क्योंकि ये अलग अलग केस है। अब एक और टाइप का आता है एटमोस्ट 2 बॉयज। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा कितने लड़के हो सकते हैं? 2। मान लो 2 लड़के आपने ले लिए तो गर्ल्स कितने हुए? 3 गर्ल्स। कमेटी कितना बनाना है? 5 मेंबर का कमेटी बनाना है। अगर आपने 1 बॉय सेलेक्ट किया, 4 गर्ल्स। आप 0 बॉयज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 गर्ल्स, क्योंकि एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉयज। जिसको आप लिखना पाता है 5 में से 2, 20 में से 3, 5 में से 1, 20 में से 4, 5 में से 0, 20 में से 5। क्या ये क्लियर है? बहुत आसान, ठीक है। इतना आसान है कॉम्बिनेशन। एग्जाम में इतना आसान सवाल आता है। एग्जाम में थोड़ा ये जुआरी वाला भी सवाल आता है, ताश वाला, है ना। तो ताश वाला सवाल में आपको पहले तो ताश का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। कैसा स्ट्रक्चर है? मान लो आपको इक्का होता है ना, 4 वैरायटी का, है ना, 4 टाइप्स के हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 2, 3, 4, 5, 7 करके 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। इसमें एक होता है आपके पास रेड कलर का 2 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर का 2 कार्ड्स होता है ना।
रेड में आपके पास होता है ये हार्ट, होता है हार्ट, और आपके पास होता है डायमंड, डायमंड, ठीक है। इसमें ब्लैक में आपके पास होता है स्पेड, पान का पत्ता, और आपके पास होता है क्लब, चीड़ी, ठीक है। तो हर में इक्का होता है, हर में एक 2 3 4 5 6 7 9 10 तक होता है। उसके बाद हर में जे, सब में क्यू, के, के। इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस कार्ड, क्योंकि इसमें फेस बना होता है, रानी है ना, गुलाम, राजा, फेस बना होता है। ये होता है आपका इक्का, एस कार्ड, एस। बाकी नॉर्मल कार्ड। क्या ये क्लियर है स्ट्रक्चर? अब एग्जाम में आया, मान लो कि इसमें से सिर्फ 4 पत्ते सेलेक्ट करने, टोटल कार्ड कितना हो गया? 52, 13 13 13 13। तो अगर नॉर्मली सिर्फ 4 पत्ते सेलेक्ट करने, तो आप क्या लिखोगे? 52C4। 52 में से 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। किसी को अरेंजमेंट में भी दिक्कत होता है ना, कि भैया अरेंजमेंट अगर बोल दे कि 4 कार्ड को अरेंज कितना तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लिए, आपके पास कोई भी 4 कार्ड आ गया, मान लो आपके पास आ गया 4 3 1 इक्का, जो भी आपके पास 4 कार्ड आया, ठीक है। अब अगर बोले कि इसको अरेंज भी करो, तो जब आप सेलेक्ट कर चुके हो, तो अब आप समझो कि आपके पास ये 4 लेटर आ चुके हैं। इसको अरेंज करने का क्या तरीका है? इनटू 4 फैक्टोरियल। तो अरेंजमेंट सिलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले सिलेक्शन और अरेंजमेंट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बोला है कि 52 कार्ड में से 4 सेलेक्ट करो, तो 52C4, ठीक है। अब एग्जाम में इतना क्वेश्चन आसान नहीं आता है। एग्जाम में क्या आता है, मान लो कि 52 कार्ड्स में से, ठीक है, आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमेशा एक इक्का आए, हमेशा एक के आए, ठीक है, और हमेशा एक जे आए, ऐसा आपको करना है। तो आप मुझे बताओ, और चौथा कुछ भी आ जाए, कुछ भी, व्हाटएवर, आप मुझे बताओ, क्या 52 कार्ड में से एक निकालोगे तो इक्का आएगा क्या? हमेशा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्का का कार्ड को अलग कर देंगे। टोटल कितना इक्का है हमारे पास? टोटल 4 इक्का है। इक्का को अलग कर दिए, इक्का से निकालना, इक्का से निकालना है। टोटल के राजा कितना है हमारे पास? 4, 4 में से निकालेंगे, 4 में से निकालेंगे। गुलाम कितना है? 4। बचा हुआ कार्ड कितना हो गया आपके पास? रिमेनिंग कार्ड हो गया आपके पास 4 8 12, 12 चला गया 52 में से, तो बचा 40, ठीक है। एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना इसमें से, तो क्या हो जाएगा? 4C1 इंटू एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना इसमें से, 4C1 इंटू एक कार्ड इसमें से, 4C1 इंटू बचा हुआ एक कार्ड इसमें से, 40C1। क्या ये चीज क्लियर है? अगर आपको सिलेक्शन करना होता है अलग 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 चीज से, तो उसका कैटेगरी को आप अलग कर दो, उसका कैटेगरी को अलग कर दो, उसका कैटेगरी अलग कर दो, अलग कर दो, उसमें से फिर जो सिलेक्शन बोला है वो करो। क्या ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये है आपका कॉम्बिनेशन। तो मोस्टली ये 2 टाइप का प्रॉब्लम है। और तीसरा आपका जैसे कोई भी टीम सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन है, वो सब आप खुद से ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सिलेक्शन समझो NCR, अरेंजमेंट समझो NPR, ठीक है। अरेंजमेंट में आपको फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। अरेंजमेंट ऑफ देखो, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time, NPR। अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n फैक्टोरियल, टेकन ऑल एट अ टाइम, डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p q r alike objects are there। फिर मैंने आपको बोला अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये है विथ रिपीटेशन, alike object, alike objects, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि विदाउट रिपीटेशन, है ना, विदाउट रिपीटेशन ये हो गया। विथ रिपीटेशन में मैंने आपको बताया था कि n का पावर n विथ रिपीटेशन, यही लिख दूं, n फैक्टोरियल, n का पावर n रिपीटेशन। इसमें हम लोग लिख सकते थे n का पावर r रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो n का पावर r, n का पावर n, ठीक है। n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम,
n object are at a time, n object n at a time, all at a time, ठीक है। और ये आपका हो गया n object where p q are alike objects are there, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे डिजिट वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है कि इवन नंबर हो या फिर जीरो हो, ये हो वो हो, तो आपको क्या लगाना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, m इंटू n इंटू MNO इंटू MNOP बेस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सिलेक्शन, सिलेक्शन में मैंने आपको बताया NCR, सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है। सिलेक्शन n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो जो कैटेगरी है उसको अलग कर दो, जैसे बॉयज का कैटेगरी था बॉयज को अलग कर दो, गर्ल्स का कैटेगरी था गर्ल्स को अलग कर दो, बॉयज को बॉयज से सेलेक्ट करना है, गर्ल्स को गर्ल्स से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है जिसमें जो जो टाइप के क्वेश्चन है वो आप समझ लो बस, ठीक है। क्या समझोगे कि वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स नॉट टुगेदर, बॉक्स मेथड, सिलेक्शन वाला NCR, ये डिजिट्स वाला फंडामेंटल, आपका एग्जाम में मार्क्स फिक्स्ड आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हो गया आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। अब से मैं वीडियो डालूंगा हर वेडनेसडे और सैटरडे को, ठीक है। तो आप रेडी रहना, अगर आपका लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है तो ये हो गया आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।